अस्सलाम वालेकुम। सो डीटी के हवाले से सी लैंग्वेज के इस दूसरे लेक्चर में आप सब लोगों को खुशामदीद। तो कल जो हमने पढ़ा था वो लैंग्वेज के बारे में, फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में, और फिर हम लोगों ने वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस देखी, जिसमें मेनली हमने दो किस्म के कंप्यूटर लैंग्वेजेस को डिस्कस किया। जिसमें जो पहला किस्म था हमारे पास वो था मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, और उसको हमने सब दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया था, यानी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी किस्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की वो थी हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को भी हमने कल डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया था, और साथ में हमने फिर वो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर्स को भी डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आई और आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह हो, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह टाइमली जो है उनको आंसर भी किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे पास और क्या क्या है। अच्छा, तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था ट्रांसलेटर्स के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास वेरियस ट्रांसलेटर्स हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चले एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है कंपाइलर की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सोर्स कोड वो कोड होता है जो कि हम खुद लिखते हैं किसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो सोर्स कोड होता है जो हम किसी लैंग्वेज में लिखते हैं। इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं जिसमें, वो सोर्स कोड होता है। सो डेफिनेटली मैंने आपको कल बताया था कि कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स के ऊपर नहीं समझता होता, तो फिर हमें उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। और यहाँ पे जो कंपाइलर है ये हमारे पास उसी ट्रांसलेटर का काम परफॉर्म करता है। तो ये सोर्स कोड को कंपाइल करता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड जो होता है ये हमारे पास टारगेट कोड होता है, जिसको हमने कन्वर्ट करना होता है, यानी कंपाइलर ने कन्वर्ट करना होता है, यानी मशीन लैंग्वेज में। इसके बाद जो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हमारे पास दूसरे किस्म का ट्रांसलेटर इस्तेमाल होता है वो है इंटरप्रेटर। तो इसमें भी सोर्स कोड जो हम खुद लिखते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको इंटरप्रेट किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड, यानी मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। तो अभी दोनों के दरमियान फ़र्क क्या हुआ? अच्छा, जहाँ तक बात है कंपाइलर की, तो कंपाइलर जो है वो पेज बाय पेज कन्वर्जन करता है। मतलब जितना भी आपका सोर्स कोड होगा, तो वो सारा सोर्स कोड एक ही गो में पढ़ के और उसको एक ही तरीके से वो ट्रांसलेट करता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड, और इसमें फिर जितनी एरर्स होती हैं तो वो आपके सामने रख देता है। एरर्स को प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में हम लोग बग कहते हैं, यानी BUG, बग। तो मतलब जितनी भी आपके पास एरर्स होते हैं या बग्स होते हैं वो सारे आपको हाईलाइट कर देता है उस प्रोग्राम के अंदर, कि अगर आपने कोई प्रोग्राम के अंदर गलती की होगी, चाहे वो लॉजिकल सिंटैक्चुअल एरर है किसी किस्म का भी। चूँकि लॉजिकल एरर तो नहीं पकड़ा जाता, वो फिर बाद में हम जो है वो उस पर डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि लॉजिकल एरर क्या होता है, और जो आपका सिंटैक्चुअल एरर है वो क्या होता है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी एरर्स आपके पास सिंटैक्चुअल एरर्स आ जाएं वो सारे के सारे ये आपको डिस्प्ले करता है एक ही गो में।
और जहाँ तक बात है इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर जो है ये लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है, यानी एक एक लाइन को पढ़ता है और उसको कन्वर्ट करता जाता है, और उसमें जितने एरर्स होते हैं उस लाइन के अंदर वो भी आपको एक एक लाइन में शो करता जाता है। तो ये तब तक अगले लाइन के ऊपर नहीं जाता जब तक आप पहली वाली लाइन से सारे के सारे एरर्स रिमूव ना कर लें। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कंपाइलर्स आर फास्टर देन इंटरप्रेटर्स, यानी कंपाइलर्स जो आपके होते हैं वो इंटरप्रेटर्स से थोड़े तेज़ होते हैं। वजह यही है कि कंपाइलर सारे कोड हो एक ही गो में ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर वो जो है एक एक लाइन को पढ़ता है। अच्छा, मज़ीद जब हम आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे असेंबलर भी नज़र आएगा जो कल हमने डिस्कस भी किया था। तो असेंबलर भी तकरीबन वही काम करता है, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, यानी ये भी आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड, यानी मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। जैसे कि कल मैंने आपको असेंबली लैंग्वेज के कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिखाए थे, तो वो सारे इंग्लिश में थे। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो है असेंबलर। वैसे असेंबली लैंग्वेज के जो कोड्स होते हैं उसको मेमोनिक्स बोलते हैं। अच्छा, अभी हम आते हैं बेसिक ऑफ सी के ऊपर, सी के कुछ बेसिक्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो सबसे पहले वाई यूज सी, हम सी को क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये भी अभी आपके जहन में ज़रूर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर सी को हम इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। तो वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। मेनली बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कोड दैट रन्स नियरली एज फास्ट एज कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। इसलिए कि इसमें एक तो ये हम कोड लिखते हैं और ये इतनी ही तेज़ी के साथ रन होता है जितना कि असेंबली लैंग्वेज में होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ द यूज़ ऑफ सी माइट बी, सी लैंग्वेज के जहाँ पे इसको यूज़ किया जा रहा है या किया गया है, तो वो यहाँ पे नीचे के करके उसको डिस्कस किया जा रहा है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर सी का इस्तेमाल हुआ, आपकी जो विंडोज़ है इसमें भी सी का बाकायदा तरीके से इस्तेमाल हुआ है, चूँकि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसकी मदद से जो है हम वेरियस सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। ठीक है, तो चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है तो सी के अंदर इसमें खासा अच्छा काम जो है वो हुआ है। इसके बाद लैंग्वेज कंपाइलर्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है इसी को, असेंबलर्स के अंदर भी, टेक्स्ट एडिटर्स के अंदर भी, प्रिंट स्पूलर्स के अंदर, नेटवर्क ड्राइवर्स के अंदर, इस तरह मॉडर्न प्रोग्राम्स जो बहुत सारे हैं डेटाबेसेस के अंदर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स और यूटिलिटीज़ वगैरह। तो यहाँ पे सी को जो है वो यूज़ किया जाता है। वाई सी स्टिल यूज़फुल, सी अभी तक क्यों यूज़फुल है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न लैंग्वेजेस अभी आ गए हैं फिर भी हम सी पढ़ रहे हैं, तो क्यों? इसकी कुछ वजूहात जो है वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। पहली, सी प्रोवाइड्स एफिशिएंसी, हाई परफॉर्मेंस एंड हाई क्वालिटी। एक तो ये हमें एफिशिएंसी जो है वो प्रोवाइड करती है, एफिशिएंट है बहुत, और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी हाई है हमारे पास, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इस तरह इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और पावर है हमारे पास सी के अंदर, जो बहुत सारी चीज़ों को आसानी के साथ हैंडल कर सकता है। मेनी हाई लेवल एंड लो लेवल ऑपरेशंस, बहुत सारे हाई लेवल और लो लेवल ऑपरेशंस जो है ये आसानी के साथ परफॉर्म कर सकता है, इसी वजह से हम इसको मिडल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। अगला, स्टेबिलिटी एंड स्मॉल साइज कोड। ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी मौजूद है और उसका कोड जो है वो स्मॉल साइज में होता है। प्रोवाइड फंक्शनैलिटी थ्रू रिच सेट ऑफ फंक्शन लाइब्रेरीज, इसमें हमारे पास अपनी बहुत सारी फंक्शन लाइब्रेरीज मौजूद है, यानी बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं इसमें बहुत सारे बने बनाए, जिसको सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारी आसानी के लिए उसको पहले से बना के सी के साथ भेजा गया है, तो हम उसको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत ये कि हम खुद उसको बैठ के बनाएं और उसको फिर जो है उसके ऊपर काम करें, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें बनी बनाई है
तो हमें उसको सिर्फ बस यूज़ करना होता है। ये फिर इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे तो डिटेल के साथ ये सब कुछ हम डिस्कस भी करेंगे। गेटवे फॉर अदर प्रोफेशनल लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा एट्सेट्रा। अच्छा, सी जो है इसको दूसरे लैंग्वेजेस के लिए एक गेटवे समझा जाता है, यानी एक रास्ता समझा जाता है। दो कि सारे जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो सी लैंग्वेज से ही इवॉल्व हुए हैं हमारे पास। अच्छा, सी इज़ यूज्ड, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, कंपाइलर्स, एडिटर्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, डेटा कंप्रेशन के सॉफ्टवेयर्स के अंदर इस्तेमाल होता है, ग्राफिक्स में, कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री के लिए, यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर, डेटाबेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम लेवल रूटीन्स, ठीक है, इन सब के अंदर सी का इस्तेमाल अभी भी होता है। देयर आर जिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ सी लेगेसी कोड आल्सो यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। और इसको एप्लीकेशन प्रोग्राम, मुख्तलिफ जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर भी सी का इस्तेमाल जो है वो होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, सी के ज़रिए से सॉफ्टवेयर को हम कैसे डेवलप करते हैं, तो वो मेथड जो है हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का जो स्टेप है वो होता है, जिसमें हम प्रॉब्लम डेफिनेशन करते हैं, यानी प्रॉब्लम को पहले हमने डिफ़ाइन करना होता है। आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो एक प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपने इसको डिफ़ाइन करना होगा कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ये असल में किस किस्म का सॉफ्टवेयर होगा। तो ये सारा जो आपका सिनेरियो है उसको आपने अच्छी तरह से ख़ुद को पहले डिफ़ाइन करना है कि मैंने करना क्या है। उसके बाद जब आप ख़ुद क्लियर हो जाएंगे पूरे सिस्टम के ऊपर, जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं आप ख़ुद उसको समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप अकाउंटिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग की बेसिक्स जो है वो सीखना होंगी, या किसी कॉलेज के लिए आप बना रहे हैं तो आपने वो सीखना होगा कि इस कॉलेज में जो है क्या होता है, किस तरीके से होता है, कौन कहाँ पे जा रहा है, स्टूडेंट की कौन कौन सी चीज़ें स्टोर की जा रही हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपने क्लियर करनी होगी, फीसिस वगैरह का हिसाब किताब। तो जब आप ख़ुद क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद आपने एनालिसिस करना है दूसरे स्टेप में। तो एनालिसिस में क्या होता है, आपने रिफ़ाइन करना होता है चीज़ों को, जनरलाइज करना होता है और प्रॉब्लम को मज़ीद डीकम्पोज करना होता है कि आप उस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। जब आप एनालिसिस भी कर लें और उसमें से जितने भी मसले मसाइल हैं वो आपके सामने आ जाए और उसको आप सॉल्व कर लें, तो फिर डिज़ाइन का स्टेप आता है। तो डिज़ाइन के स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, आपने एक एल्गोरिथम डेवलप करना होता है। एल्गोरिथम क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम होता है। एक प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को आपने स्टेप बाय स्टेप अपने लिए पहले डिफ़ाइन करने के, मैंने पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में क्या होगा, चौथे में क्या होगा। तो इस तरीके से मिसाल के तौर पे आप एक बल्ब ऑन करना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, आपने प्लग के पास जाना होगा और वो जो बटन है वो दबाना होगा, उसके बाद जो है वो लाइट ऑन हो जाएगी। तो इस तरह मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक करके तो अपने सब कुछ जो है वो डिफ़ाइन करना है अपने लिए। तो ये डिज़ाइन फेज़ में होता है जिसमें हमने एल्गोरिथम यानी स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम ये हमने करना होता है। उसके बाद जब बारी आती है तो वो है इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ की। इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ के अंदर हम लोगों को एक्चुअल बैठ के वो कोड जो है वो ख़ुद लिखना होता है। सोर्स कोड हमने लिखना होता है, जो भी स्टेप्स हमने लिए बनाए होते हैं। तो उस एल्गोरिथम की बुनियाद पे या स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन जो हमने की होती है प्रोग्राम की, उसको हम कोड करते हैं। फिर आखिर में जब हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है और सॉफ्टवेयर बन जाता है तो फिर हमने उसको वेरीफाई करना होता है और उसकी टेस्टिंग करनी होती है। मतलब उसमें अगर कोई एरर्स वगैरह हैं उसको मुख्तलिफ़ तरीके से हम डेटा देते हैं और मुख्तलिफ़ मकदार में हम उसको डेटा देते हैं कि क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई एरर तो नहीं दे रहा। और अगर आपको वहाँ पे महसूस हो कि ये कोई एरर दे रहा है जब हम डेटा चेंज कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ नौइयत का डेटा हम उसको दे रहे हैं और उसमें कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं, तो आपने फिर से सिरे से स्टार्ट होना है
और आपने पहले रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करनी है, फिर एनालिसिस, फिर डिज़ाइन करना है, फिर उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करना है और फिर वेरिफिकेशन करनी है। तो ये स्टेप तब तक जो है वो रोटेट होंगे जब तक आपके सॉफ्टवेयर से सारे के सारे मसले जो हैं वो निकल ना जाए। तो ये यहाँ पे 4 स्टेजेस बताए गए हैं डेवलपमेंट विद सी, यानी सी लैंग्वेज में जब आपने डेवलपमेंट करनी है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसके ये 4 स्टेप्स जो हैं ये आपने देखने होते हैं। सबसे पहले तो एडिटिंग है। एडिटिंग क्या है? ये कोई एडिटर आपके पास होगा सी लैंग्वेज का, जिसमें आपने सी लैंग्वेज का कोड जो है, सोर्स कोड, वो लिखना होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरीज है आपके पास। ये ऑलरेडी बिल्ट इन कुछ रूटीन्स या लाइब्रेरीज हमारे पास होती हैं, जिसमें सी लैंग्वेज के बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस या बिल्ट इन वर्ड्स हमारे पास होते हैं, जिसको हम लोगों ने यूज़ करना होता है सिर्फ। तो वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद कंपाइलिंग का स्टेप होता है, यानी जब हम अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद उसको कंपाइल किया जाता है, यानी उसको ट्रांसलेट किया जाता है सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। उसके बाद इसकी लिंकिंग होती है। लिंकिंग जो है, रिजॉल्व एक्सटर्नल रेफरेंसेस एंड प्रोड्यूसेस एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल। ये आपके लिए एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल जो है वो क्रिएट करता है। ये आपके ऑब्जेक्ट कोड को इंटरनल फंक्शंस के साथ लिंक करता है और फिर जो है आपके लिए एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करता है। एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल कोड वो होता है जो आपको रिज़ल्ट स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने कोई गेम वगैरह देखी होगी और उसके साथ गेम का जो आइकन होता है उसके साथ अक्सर लिखा होता है .exe। इसका मतलब ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक है, उसको कंपाइल किया गया है, इसको लिंक किया गया है, और उसके बाद जब आप उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट आपको गेम जो है वो प्ले होना शुरू हो जाता है। आपको उसका कोड वगैरह नहीं दिखाया जाता, डायरेक्ट गेम जो है वो प्ले हो जाता है। तो मतलब ये उसका वो एग्जीक्यूटेबल वर्जन है और ये आपको सिर्फ रिजल्ट दिखाता है उसका। हिस्ट्री ऑफ सी। अच्छा, थोड़ा सा सी की हिस्ट्री में भी जाते हैं कि सी, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे इसको, तो आज हम सी के हिस्ट्री को भी डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सी का जो बाकायदा स्टार्ट हुआ था वो 1972 में। डेनिस रिची एक साइंटिस्ट था जिसने इसको AT&T बेल लैब्स के अंदर डेवलप किया था अमेरिका में। ठीक है, और उसके बाद 1978 में उसका जो पब्लिकेशन है सी लैंग्वेज का, वो इन 2 बंदों ने बाकायदा तौर पे इसकी पब्लिकेशन की थी, यानी करनान और रिची जो है, यही डेनिस रिची जो है, इन्होंने इसमें मज़ीद कुछ काम करके फिर उसको पब्लिश किया बाकायदा। फिर 1983 में आनसी एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है, यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्डिंग इंस्टीट्यूट, उसने एक कमेटी बनाई इसको मज़ीद मॉडर्न बनाने के लिए, और उन्होंने सी के कंप्रहेंसिव डिफिनीशन जो है वो की और उसमें बहुत सारी चीज़ों को रिज़ॉल्व किया और इसको बाकायदा आनसी सी के नाम से जो है वो जारी किया गया 1988 में। द बिगिनिंग ऑफ सी, यहाँ पे एक चार्ट मौजूद है, आप देख सकते हैं इसको, कि 1960 में बेसिकली अलगोल नामी एक लैंग्वेज थी हमारे पास, जो कि इंटरनेशनल साइंटिस्ट का एक ग्रुप था, उन्होंने इसको डेवलप किया 1960 में। फिर इसी अलगोल में मज़ीद काम किया गया तो BCPL के नाम से एक लैंग्वेज जो है, मार्टिन रिचर्ड्स ने इसको 1967 में इसको बनाया। और इसके बाद इसी BCPL को जब मज़ीद एडवांस किया गया तो हमारे पास जो है बी लैंग्वेज वजूद में आई, जो कि केन थॉमसन नामी एक साइंटिस्ट ने इसको बनाया था 1970 में। अच्छा, BCPL ये एक एब्रीविएशन है,
बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, ये बहुत सारे छोटे छोटे लैंग्वेजेस थे, उसको कंबाइन किया गया था बशमूल अलगोल के, तो इससे ये बड़ी लैंग्वेज बनाई गई थी BCPL। अच्छा, उसके बाद जो 1970 में जो बी लैंग्वेज केन थॉमसन ने हमारे पास बनाई, तो इसमें बी का कोई ख़ास मतलब नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ये BCPL जो है इससे बी को उठाया गया है, पहला जो वर्ड है इसको उठाया गया है यहाँ पे। इस तरह सी जो है, हम कहते हैं उसको सी लैंग्वेज क्यों कहते हैं, तो वजह यही है कि इससे पहले जो लैंग्वेज थी वो बी लैंग्वेज थी, और सी चूँकि बी से एडवांस होता है तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो है इसका नाम सी लैंग्वेज रख दिया गया, जिसको डेनिस रिची ने 1972 के अंदर बनाया। फिर 1978 में सी को मज़ीद एडवांस किया गया और उसको KNRC का नाम दिया गया, यानी कर्नान एंड रिची के नाम से ये एक लैंग्वेज जो है वो जारी की गई। इसी तरह 1989 में आंसी ने इसमें मज़ीद जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन की। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन जो इंस्टीट्यूट है उसने इसके लिए कमेटी बनाई और उसने इसको मज़ीद एडवांस किया और फिर उसको पब्लिश किया आंसी सी के नाम से। उसके बाद हमारे पास 1990 में आंसी और ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन दोनों ने मिलकर एक कमेटी बनाई और सी को नए स्टैंडर्ड्स दिए ताकि पूरी दुनिया में सी का इस्तेमाल जो है वो एक तरीके से एक जैसे हो सके। तो फिर उन्होंने जो ये लैंग्वेज बनाई इसको आंसी ISO सी के नाम से जाने लगा। उसके बाद जो अगली लैंग्वेज हमारे पास इस सिलसिले में आई वो थी C99, और ये 1999 में बनी। इसके लिए भी बाकायदा एक स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी बनाई गई और उसको मज़ीद एडवांस किया गया। इस तरह C11 2011 में हमारे पास आई और ये अभी तक हमारे पास सी की सबसे एडवांस किस्म है। तो जैसे आपने देखा कि इवॉल्व फ्रॉम टू प्रीवियस लैंग्वेजेस यानी BCPL और बी लैंग्वेज, ये इन दो बेसिक जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं इससे इवॉल्व हुई। BCPL स्टैंड्स फॉर बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर्स को लिखने के लिए इस्तेमाल होती थी। बी यूज़ फॉर क्रिएटिंग अर्ली वर्जन्स ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, और बाकी जो हिस्ट्री है वो मैंने आपको डिटेल के साथ समझा दी सी की। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। फिर से सी अ मिडल लेवल लैंग्वेज, सी को मिडल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये असल में हाई लेवल लैंग्वेज प्लस लो लेवल लैंग्वेज की कम्बिनेशन है हमारे पास, यानी असम्बली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की कम्बिनेशन है। तो उससे हमारे पास जो लैंग्वेज यहाँ पे बनी है वो है सी लैंग्वेज, तो इस वजह से इसको मिडल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो सी स्टैंड्स इन बिटवीन टू कैटेगरीज सिंस इट वाज डिज़ाइंड टू हैव बोथ a relatively good programming efficiency as compared to machine oriented languages। ठीक है, तो ये जो है मशीन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं रिलेटिवली ये उससे अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, आ रिलेटिवली गुड मशीन एफिशिएंसी एज कंपेयर टू प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। और जितनी भी प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं उससे भी इसकी एफिशिएंसी काफ़ी बेहतर है। एप्लीकेशन एरियाज़ ऑफ सी, जहाँ जहाँ पे सी को इस्तेमाल किया जा रहा है, सी वॉज इनिशियली यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। सिस्टम प्रोग्राम फॉर्म्स अ पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर, इट सपोर्ट्स यूटिलिटीज़। सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली एक पार्ट होता है जो कि आपके कंप्यूटर के यूटिलिटीज़ को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के में इस्तेमाल होता है इंटरप्रेटर्स में, एडिटर्स में, असेंबली लैंग्वेज में, और बाकी हमने डिटेल के साथ पहले डिस्कस किया था। अच्छा,
यहाँ पे सी का एक सिंपल सा प्रोग्राम डिस्कस किया गया है, लेकिन उससे पहले हम कुछ और चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो कि कल मैं आपको डिटेल के साथ इंशाल्लाह समझाऊंगा। बस आज का लेक्चर यही तक। कल फिर इंशाल्लाह हम सी प्लस प्लस के बारे में भी थोड़ा बहुत जो है वो जानेंगे कि सी प्लस प्लस क्या है, और उसकी छोटी सी हिस्ट्री भी हम देखेंगे। और फिर जो है हम सी की या सी प्लस प्लस के मुख्तलिफ़ जो हमारे पास बेसिक्स हैं उनको देखेंगे। तो इंशाल्लाह उसके बाद हम फिर प्रोग्रामिंग की जानिब बढ़ेंगे और डिटेल के साथ हम फिर इसको देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही।